नमस्कार आप सभी को स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों पिछले 2 क्लास में हम लोग भारत के पुर्तगालियों का आगमन और भारत में डचों का आगमन इन दोनों ही टॉपिक पर पूरे विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग भारत में अंग्रेजों का आगमन इस विषय पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार से भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ और वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में कर पाए, इन सभी के ऊपर हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1599 में, ऑप्शन बी 1601 में, ऑप्शन सी 1605 में और ऑप्शन डी है 1608 में। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी, ये बताना है आपको दोस्तों। बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा 1599। ठीक है, 1599 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी। आगे कुछ नोट में लिखी हुई इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एलिजाबेथ ने, ये क्या थी, ब्रिटेन की महारानी थी उस समय। एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दी। कितना वर्षों तक लिए दोस्तों? 15 वर्षों तक के लिए। आप जानते हैं कि इधर इस प्रकार से यदि ब्रिटेन है तो इस साइड में आपका भारत है, इस प्रकार से आपका भारत इधर है। ठीक है, तो पूर्व के साथ यानी ईस्ट, यहाँ आपका यह ईस्ट, यहाँ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। तो इधर के दिशा में इसने क्या की, 1600 में पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दी 15 वर्षों तक के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके आगे नोट में लिखी हुई है इस कंपनी का मूल नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज था। हालांकि हम लोग आम भाषा में तो सीधा पढ़ लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की जो कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन इसका मूल नाम आपसे कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज था। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि अकबर के काल में आने वाला अंग्रेज निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए मॉन्सरेट, ऑप्शन बी रॉल्फिच, ऑप्शन सी हॉकिंस, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। अकबर के काल में आने वाला अंग्रेज निम्न में से कौन था? बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, मतलब इन अंग्रेजों में से कौन अंग्रेज अकबर के काल में आया था? तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि मॉन्सरेट और रॉल्फिच, ये दोनों अकबर के काल में अकबर के दरबार में आए थे। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए नोट में एक महत्वपूर्ण बात है, मॉन्सरेट ने सती प्रथा और बालनाई संप्रदाय का उल्लेख किया है। दोस्तों ये मॉन्सरेट जो कि अकबर के दरबार में आया था, उसने सती प्रथा और बालनाई संप्रदाय का भी उल्लेख किया है अपने पुस्तक में। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा गया है जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए विलियम फिंच, ऑप्शन बी हॉकिंस, ऑप्शन सी सर थॉमस रा और ऑप्शन डी है रॉल्फिच। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये बहुत बार पूछ लिया गया है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा हॉकिंस। हॉकिंस जो था वो जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। अब यहाँ पे नोट में बहुत से इंपॉर्टेंट बात दी गई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हॉकिंस जो था ना दोस्तों, वो हेक्टर नामक जहाज से आया था। ठीक है, और यह ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत था। कौन ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत था? तो हॉकिंस। हॉकिंस दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत था, लेकिन सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का ये दूत था और साथ साथ में जो सम्राट जेम्स थे, जब सम्राट जेम्स प्रथम, उनका पत्र भी लेकर आया था। हॉकिंस का जो उद्देश्य था वो व्यापारिक छूट प्राप्त करना था। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दिया और 400 का मनसबे दिया। देखिए यहाँ पे आपका मेन टॉपिक है, जहांगीर ने दोस्तों
इंग्लिश खां की उपाधि दिया। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जहांगीर ने निम्न में से किस अंग्रेज को इंग्लिश खां की उपाधि दिया, तो वहां पे आपको हॉकिंस लगाना है, ठीक है, हॉकिंस। और साथ में उसने 400 का मनसब भी दिया था। मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा दोस्तों, मनसबदारी प्रथा को शुरू करने वाला जो था वो अकबर था। जहांगीर के काल में भी चलता था, ठीक है। और आप देख ही रहे हैं कि जहांगीर ने 400 का मनसब दिया हॉकिंस को, साथ में इंग्लिश खां की उपाधि भी दिया। हॉकिंस का जो उद्देश्य था वो व्यापारिक छूट प्राप्त करना था, और यह हेक्टर नामक जहाज से आया था, साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत था, और सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। देखिए अब प्रश्न संख्या 4 है कि हॉकिंस ने जहांगीर से किस स्थान पर भेंट किया था। ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी और आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद और दिल्ली, ऑप्शन सी बंगाल और फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी आगरा और इलाहाबाद। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। हॉकिंस ने जहांगीर से किस स्थान पर भेंट किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है कि जब अंग्रेज आए थे तो कौन कहाँ पे मिले थे, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जो हॉकिंस था दोस्तों वो फतेहपुर सीकरी और आगरा दोनों जगहों पर मिला था, ठीक है, दोनों जगहों पर जहांगीर से मुलाकात किया था। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 हमारे सामने है। हॉकिंस ने जहांगीर से किस भाषा में बात किया था। ऑप्शन ए अंग्रेजी में, ऑप्शन बी अरबी में, ऑप्शन सी उर्दू में, और ऑप्शन डी है तुर्की में। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। हॉकिंस ने, आप जानते हैं कि हॉकिंस जहांगीर से फतेहपुर सीकरी और आगरा में मिला था, तो जब मिला तो हॉकिंस ने जहांगीर से किस भाषा में बात किया होगा, बताइए आप लोग। तो दोस्तों आप सोचेंगे कि अंग्रेजी में बात किया होगा, लेकिन ये नहीं होगा। जो हॉकिंस था दोस्तों वो तुर्की में बात किया था। किससे, जहांगीर से, तुर्की में बात किया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा गया है। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी किस स्थान पर स्थापित किया था। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कोचीन, और ऑप्शन डी है गोवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी किस स्थान पर स्थापित किया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सूरत। सूरत दोस्तों कहाँ है, तो वर्तमान में यह गुजरात में है। कहाँ पे, वर्तमान यह गुजरात में है, ठीक है। सूरत में ही अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। नोट में महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। जहांगीर ने हॉकिंस को व्यापारिक कोठी स्थापित करने का आदेश दिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में स्थापित किया था। अब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1599 में, फिर 1600 में पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला था, और यह एलिजाबेथ ने दी थी। तो देखिए 1600 में अधिकार मिला, लेकिन फिर भी इन लोगों का बहुत देर कर चुके। इन लोगों की स्थापना जो हुई वो 1608 में हो रही है सूरत में, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, फिर इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, इसी में जुड़ा हुआ बात है, सूरत में स्थापित किया, लेकिन बाद में जहांगीर ने इसे रद्द कर दिया। आप जानते हैं कि जहांगीर ने क्यों रद्द किया, पुर्तगालियों के कहने पर। दोस्तों पुर्तगालियों का दबाव था जहांगीर के ऊपर, क्योंकि पुर्तगालियों का पावर उस समय चरम सीमा पर था। पुर्तगालियों के कहने पर जहांगीर ने इसे रद्द कर दिया, और हॉकिंस अपने उद्देश्य में असफल रहा था दोस्तों, क्योंकि भले ही 1608 में स्थापित तो हुआ, लेकिन जहांगीर ने फिर क्या किया, इसे रद्द कर दिया। और जहांगीर ने जब रद्द कर दिया तो जो हॉकिंस था ये अपने उद्देश्य में असफल रहा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉकिंस सफल रहा था कि असफल, तो आपको बताना है क्या, असफल, ठीक है, असफल रहा था। इसके आगे देखते हैं फिर प्रश्न संख्या 7। निम्न में से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन ए डॉक्टर बोटन, ऑप्शन बी मोन्सरेट, ऑप्शन सी सर टॉमस रा, ऑप्शन डी रॉल्फ फिच। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर।
निम्न में से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया था? आपको बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वो दोस्त राइट है, बिल्कुल ऑप्शन सी सर टॉमस रॉ। क्योंकि आप जानते हैं कि ये मॉन्सरेट और रॉल्फिच, मॉन्सरेट और रॉल्फिच जो थे वो तो अकबर के काल में आए थे। किसके काल में? अकबर के काल में। आप लोग ऊपर ही पढ़े। और साथ में जो मॉन्सरेट है इसने सती प्रथा का उल्लेख किया, साथ में क्या बालनाई प्रथा का भी उल्लेख किया था। ठीक है, सती प्रथा और बालनाई प्रथा का उल्लेख किया। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है, सर टॉमस रॉ ने जहांगीर से किस स्थान पर भेंट किया था? ऑप्शन ए मैगजीन दुर्ग, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी फतेहपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। सर टॉमस रॉ ने जहांगीर से किस स्थान पर भेंट किया था, आपको बताना है दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मैगजीन दुर्ग। ठीक है दोस्तों, मैगजीन दुर्ग यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नोट में बातें दी गई हैं। सर टॉमस रॉ था अपने उद्देश्य में सफल रहा। हॉकिंस दोस्तों, हॉकिंस को हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। हॉकिंस क्या हुआ? हॉकिंस अपने कार्य में तो असफल रहा। हॉकिंस अपने कार्य में असफल रहा, लेकिन ये जो सर टॉमस रहा है दोस्तों, यह क्या सफल रहा, यह अपने कार्य में सफल रहा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, स्वाली का युद्ध 1612 किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेज और पुर्तगाली, ऑप्शन बी अंग्रेज और डच, ऑप्शन सी अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली और डच। दोस्तों स्वाली का युद्ध 1612 में हुआ था। तो बताइए यह युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, कौन सा होगा दोस्तों? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच स्वाली का युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसके आगे फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 10 से, अंग्रेजों को हुगली में कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दिया था? ऑप्शन ए अब्दुल्ला कुतुब शाह, ऑप्शन बी दरमेला वेंकटया, ऑप्शन सी शाह शुजा और ऑप्शन डी गेराल्ड अंगियार। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। अंग्रेजों को हुगली में कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा शाह शुजा। शाह शुजा ने अंग्रेजों को हुगली में कारखाना स्थापित करने का अनुमति दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रमुख बात मैं बता देता हूँ। एक थे डॉक्टर बोटन, डॉक्टर बोटन। तो दोस्तों डॉक्टर बोटन जो थे वो अंग्रेजी चिकित्सक थे, अंग्रेजी चिकित्सक थे। और जो डॉक्टर बोटन है दोस्तों, उसने ना इस शाह शुजा की पत्नी का, किसका? शाह शुजा के पत्नी का इलाज किया था और वो ठीक हो गई थी। इसी खुशी में शाह शुजा ने अंग्रेजों को हुगली में कारखाना स्थापित करने का अनुमति दिया था। इसके पीछे ये कहानी है दोस्तों, आप याद रख सकते हैं कि जो शाह शुजा है वो किसके कारण से हुगली में कारखाना स्थापित करने का अनुमति दिया था। तो डॉक्टर बोटन की वजह से, क्योंकि डॉक्टर बोटन ने शाह शुजा की पत्नी का इलाज किया था। ठीक है, नोट में बातें दी गई हैं, ध्यान रखिएगा। बंगाल में अंग्रेजों का प्रथम व्यापारिक केंद्र हुगली था, बाद में कोलकाता बना। दोस्तों पहले तो इसका जो अंग्रेज थे, इनका प्रथम व्यापारिक केंद्र हुगली था। कहाँ? अंग्रेजों का प्रथम व्यापारिक केंद्र हुगली। बंगाल की बातें की जा रही है। ऐसे तो इन्होंने प्रथम अपना स्थापित किया था सूरत में, लेकिन यदि बंगाल की दृष्टि से पूछा जाए, बंगाल की दृष्टि से उनका जो पहला था वो हुगली था, और फिर बाद में कहाँ ले गए? कोलकाता। बाद में कहाँ ले गए दोस्तों? कोलकाता ले गए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाह से कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी? बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन ए है अब्दुल्ला कुतुब शाह,
ऑप्शन बी है दनमेला वेंकटेया, ऑप्शन सी है शाह सूजा और ऑप्शन डी है गॉरल्ड अंगियार। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से किसने अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाह से करमुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाह से करमुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं, नोट में कुछ बातें दी गई हैं। हाँ, इस अनुमति को सुनहरा फरमान भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सुनहरा फरमान किस घटना को दिया गया है नाम, तो याद रखिएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा के बंदरगाह से कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति। कर मुक्त व्यापार की अनुमति देना ही सुनहरा फरमान के रूप में इतिहास में जाना गया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 है कि मद्रास का संस्थापक कौन माना जाता है। दोस्तों मद्रास का संस्थापक 1639 में हुआ, तो उसका संस्थापक कौन माना जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए फ्रांसिस डे, ऑप्शन बी चार्ल्स सेकंड, ऑप्शन सी गेराल्ड अंगियार और ऑप्शन डी है डॉक्टर बोटन। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। मद्रास का संस्थापक कौन माना जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपका होगा सही, फ्रांसिस डे। कौन दोस्तों, फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक माना जाता है। ईस्वी भी आप याद रखिएगा 1639, ठीक है। इसके आगे देखिए नोट में बातें दी गई हैं। अंग्रेजों ने सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किले की स्थापना मद्रास में किया था। पूछा जाए कि सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किले की स्थापना अंग्रेजों ने किस स्थान पर किया, तो दोस्तों मद्रास। इसका संस्थापक आपने जाना ही फ्रांसिस डे दोस्तों इसके संस्थापक थे 1639 में। इसके आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13 है, बम्बई को किसने बसाया था। ऑप्शन ए 1669 में चार्ल्स ने, ऑप्शन बी 1669 में विलियम्स नॉरिस ने, ऑप्शन सी 1669 में गेराल्ड अंगियार ने, ऑप्शन डी 1669 में फ्रांसिस डे ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। आप जानते हैं बम्बई जो है दोस्तों सेल्सेट द्वीप पर स्थित है। बम्बई सेल्सेट द्वीप पर स्थित है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है कि बम्बई को किसने बसाया था, तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा इस क्वेश्चन को। आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1669 में गेराल्ड अंगियार ने। कौन दोस्तों, तो हाँ गेराल्ड अंगियार ने, ठीक है दोस्तों। देखिए नोट में यहाँ पे देखिए 1687 में अंग्रेजों ने सूरत के स्थान पर बम्बई को व्यापार का केंद्र बनाया। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें दी गई हैं। आप जानते हैं कि सूरत जो था इनका प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन सन आया जब 1687 आया, तब अंग्रेजों ने सूरत के स्थान पर बम्बई को व्यापार का प्रधान केंद्र बनाया। यानी बम्बई जो है ये इनका प्रधान केंद्र हो गया कब, 1687 से, ठीक है। इसके आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14 है, विलियम नॉरिस किसके दरबार में आया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। विलियम नॉरिस किसके दरबार में आया था, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन सी होगा औरंगजेब के दरबार में विलियम नॉरिस आया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है कि कोलकाता शहर को किसने बसाया। ऑप्शन ए जॉब चरनोक, ऑप्शन बी फ्रांसिस डे, ऑप्शन सी गेराल्ड अंगियार, ऑप्शन डी जॉन शर्मन। तो ये बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। कोलकाता शहर को किसने बसाया था दोस्तों, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा जॉब चार्नोक। इस प्रकार से हम लोग 3 प्रमुख शहरों की स्थापना की बात की। एक तो था कोलकाता, यहाँ पे आपने देखा कोलकाता, दूसरा आपने देखा बम्बई और तीसरा आपने देखा मद्रास। आप याद रख सकते हैं इस प्रकार। कोलकाता का तो आपने जॉब चार्नोक देखा,
बम्बई का आपने अंगियार देखा ही, गेराल्ड अंगियार। और मद्रास का आपने देखा ही फ्रांसिस डे। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 हमारे सामने है। 1717 में अंग्रेजों को दस्तक पत्र किस शासक ने दिया? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी फर्रुखसियार, ऑप्शन सी शाह आलम, ऑप्शन डी अरशद कुली खान। अब बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। 1717 में अंग्रेजों को दस्तक पत्र किस शासक ने दिया? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फर्रुखसियार। फर्रुखसियार ने दोस्तों 1717 में अंग्रेजों को क्या दिया? दस्तक पत्र दिया था, दस्तक पत्र। ठीक है, नोट में महत्वपूर्ण बातें दी गई है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। दस्तक पत्र में निम्न विशेषताएं हैं। दोस्तों दस्तक पत्र की कुछ विशेषताएं हैं, आप इनको भी ध्यान रखिएगा कि दस्तक पत्र के माध्यम से अंग्रेजों को क्या क्या लाभ हुआ। तो देखिए, पहला बात, बंगाल, बिहार व उड़ीसा कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति, यानी कि इन 3 राज्यों में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति। और साथ ही दूसरा बात, कोलकाता के पास 38 गांवों की भूमि खरीदने की अनुमति। और तीसरा, सूरत बंदरगाह से 10,000 रुपये वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति। बताइए, इतनी सुविधाएं दस्तक पत्र से दी गई, इनसे अंग्रेजों को कितना बड़ा लाभ हुआ। तो देखिए, इसी की वजह से ऑर्म ने, जो ऑर्म नाम का था अंग्रेज, इसने कहा कि दस्तक पत्र को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। दोस्तों कंपनी का मैग्ना कार्टा दस्तक पत्र को कहा गया, किसके द्वारा? ऑर्म के द्वारा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, तो आप ध्यान रखिएगा दस्तक पत्र को। प्रश्न संख्या 17 है। फ्रांसीसियों ने भारत में अपना प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए सूरत 1668 में, ऑप्शन बी हुगली 1746 में, ऑप्शन सी कोचीन 1654 में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। फ्रांसीसियों ने भारत में अपना प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया था? बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सूरत में। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली दोस्तों सब अपना प्रथम कोचीन में स्थापित किए थे। मैं बोल देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली कोचीन में, डच दोस्तों मसूलीपट्टनम में, उसके बाद आए थे अंग्रेज सूरत में, और जो फ्रांसीसी है ये भी सूरत में ही। ठीक है, फ्रांसीसी भी सूरत में। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों सूरत में बसाए थे अपना पहला व्यापारिक कोठी। इसके देखिए नोट में महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। फ्रांसीसी कंपनी जब भारत आया तब फ्रांस का सम्राट लुई 14वां था और फ्रांस का प्रधानमंत्री कोलबर्ट था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब फ्रांसीसी कंपनी भारत आया था तो फ्रांस का सम्राट या फिर फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों फ्रांस का सम्राट तो था लुई 14वां, लेकिन फ्रांस का प्रधानमंत्री कोलबर्ट था। ठीक है, भारत में जो फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र था वो पांडिचेरी था। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, फ्रांसीसियों का पहला व्यापारिक केंद्र तो सूरत था, लेकिन प्रमुख की जब बात की जाए तो प्रमुख इनका दोस्तों कहाँ था? पांडिचेरी था। ठीक है, प्रमुख पांडिचेरी था। इसके आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई थी? ऑप्शन ए आम्स-ला-चैपेल संधि, ऑप्शन बी पांडिचेरी संधि, ऑप्शन सी पेरिस की संधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए आम्स-ला-चैपेल की संधि। ठीक है, देखिए नोट में दिया गया है कि आम्स-ला-चैपेल की संधि द्वारा मद्रास क्षेत्र पुनः अंग्रेजों को दिया गया और बदले में उत्तरी अमेरिका का कुछ क्षेत्र फ्रांसीसियों को दिया गया। यानी कि आम्स-ला-चैपेल की संधि के द्वारा ये बात हुई थी क्योंकि फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। ठीक है ना,
तो मद्रास को तो पुनः अंग्रेजों को दिया गया, लेकिन उत्तरी अमेरिका का कुछ फिर क्षेत्र फ्रांसीसियों को भी दिया गया, जहां अंग्रेज कब्जा कर चुके थे। इस प्रकार से यह युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 19, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसकी जीत हुई थी? ऑप्शन ए अंग्रेजों की, ऑप्शन बी पुर्तगालियों की, ऑप्शन सी डचों की, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों की। तो दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जीत तो हुई थी फ्रांसीसियों की, क्योंकि इसमें डुप्ले का महत्वपूर्ण भूमिका था। ठीक है, फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। नोट में महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, आप इसको भी ध्यान रखिए। डुप्ले को मुजफ्फर जंग ने जफर जंग की उपाधि दी, और तथा बादशाह जो आलमगीर द्वितीय है इसे नवाब खां की उपाधि दी। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। डुप्ले को मुजफ्फर जंग ने जफर जंग की उपाधि दी, तथा बादशाह जो आलमगीर द्वितीय है उसने नवाब खां की उपाधि दी। ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई थी? ऑप्शन ए आम्स-ला-चैपेल संधि, ऑप्शन बी पांडिचेरी संधि, ऑप्शन सी पेरिस की संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी पांडिचेरी की संधि। ठीक है ना, पांडिचेरी की संधि से यह समाप्त हुई थी। प्रश्न संख्या 21, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है वांडीवास का युद्ध। तो ऑप्शन ए 1760, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1770, ऑप्शन डी 1775। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो देखिए जो वांडीवास का युद्ध था यह 1760 में हुआ था। 1760 में यह युद्ध हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर इसके आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। इसके ऊपर हम लोग इसके और विस्तार से चर्चा करें तो देखिए वांडीवास का जो युद्ध था ना दोस्तों, इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो था आयरकूट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया, और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व किया था वो था लाली। ठीक है ना, ये क्या फ्रांस यानी फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया, और ये ब्रिटेन यानी अंग्रेजी सेना का। हालांकि इसमें जो जीत हुआ था वो अंग्रेजी सेना का हुआ, और लाली इसमें हार गया था। इस प्रकार से वांडीवास का युद्ध, जिसे हम तृतीय कर्नाटक युद्ध में भी पढ़ते हैं, इस प्रकार से वहां पे अंग्रेजों का जीत हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध में। अब देखिए जब युद्ध चल रहा था तो प्रश्न संख्या 22 के ऊपर बात करते हैं हम लोग। तृतीय कर्नाटक युद्ध में किस संधि द्वारा समाप्त हुई थी? ऑप्शन ए आम्स-ला-चैपेल की संधि, ऑप्शन बी पांडिचेरी की संधि, ऑप्शन सी पेरिस की संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई थी? तो दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से हम लोग तीनों ही कर्नाटक युद्ध के ऊपर बात कर लिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध आम्स-ला-चैपेल की संधि द्वारा समाप्त हुई, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि द्वारा समाप्त हुई, और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुई। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखिए नोट में बातें दी गई हैं, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद फ्रांसीसियों को पांडिचेरी से भगाया गया। यानी कि दोस्तों भारत की स्वतंत्रता हो गई, फिर भी भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी पांडिचेरी में, कहाँ पे, पांडिचेरी में फ्रांसीसी रहा करते थे, जिसे क्या भगाया गया देश आज़ाद के बाद। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए हमारा। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा। साथ में इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत से मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के मतलब विशेष टॉपिक जो फैक्ट एनालिसिस होता है या फिर कोई टॉपिक को डिस्क्राइब करना हो, वो सब वहाँ पे आपको उपलब्ध है। आप यदि चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, इस प्रकार से
सब्सक्राइब लिखा हुआ वो आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देंगे, उसका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में वो सब्सक्राइब होगा। इसके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।